हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग जेड टेस्ट, जो कि एस वाई बी एस सी आई टी सेम 4 कॉस के प्रैक्टिकल का पार्ट है और प्रैक्टिकल नंबर 7 है। तो चलिए, क्योंकि पिछले सेशन में हमने इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को ही डिस्कस किया था, आज के इस कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 7 है, जो कि हमारे सिलेबस में लिखा है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल और द CSV एंड परफॉर्म द हाइपोथेटिकल टेस्टिंग। तो मतलब दो पार्ट्स है यहाँ पर पूरे प्रैक्टिकल के। क्या है? दो पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या है कि आपको डेटा को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो पहले हम सीखेंगे कि एक्सेल का डेटा किस तरह से इंपोर्ट, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि हमारा डेटा एक्सेल में, तो उसे इंपोर्ट कैसे किया जाएगा। देन उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग जेड टेस्ट। जेड टेस्ट का यूज करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह से की जाए। मतलब सिंपल सी बात है, मेरा जो सैंपल साइज होगा एन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा। ग्रेटर देन होगा 30 से, ये 30 के इक्वल भी हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैंने डेटा लिए है वो 30 से ज़्यादा, ये 49 का सैंपल साइज है। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्रिएट एंड इंपोर्ट एक्सेल फाइल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेल फाइल क्रिएट कैसे करनी है। जनरल सी बात है, लगभग आप में से सभी लोगों को पता है कि एक्सेल फाइल कैसे क्रिएट करनी है। एक्सेल को क्या करना है, ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ डेटा लिखने हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक्सेल को ओपन किया और 49 सैंपल्स लिखने थे। 49 सैंपल्स में दो तरीके होते हैं, एक तो इंडिविजुअली मैं टाइप कर लूँ। मैंने क्या किया, कुछ फंक्शंस का यूज़ किया। क्या फंक्शंस किए, मैंने पहला सेल सेलेक्ट किया और वहां पर लिखा रैंडम बिटवीन। रैंडम बिटवीन फंक्शन कॉल किया। रैंडम बिटवीन फंक्शन में मैंने 1 to 50 डाल दिया, मतलब 1 से लेके 50 तक रैंडम नंबर्स जनरेट होने चाहिए। मैंने पहले सेल पे ये फंक्शन को एंटर किया, एंटर करने के बाद उसे ड्रैग कर दिया सेल नंबर 50 तक। तो मेरे 49 डेटा जनरेट हुए थे। 49 तक या 50 तक, जितना भी आप हो गए, मोर देन 30 रखो बस इतना। तो क्रिएट एन एक्सेल फाइल विथ मिनिमम 30 सैंपल्स। 30 सैंपल्स मिनिमम या उससे ज़्यादा क्या कीजिए, एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर लीजिए जिसमें अंदर जो डेटा हो वो न्यूमेरिकल डेटा हो। सेव दिस फाइल इन द वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप आर की वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं रखेंगे ना, तो आपको पाथ देना पड़ेगा जब आप इंपोर्ट करेंगे। तो दो तरीके। तो बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा, आप आर की वर्किंग डायरेक्टरी में ही रख दो। पाथ देने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डायरेक्ट सिंपली आप फाइल का नाम लिखोगे और उसका एक्सटेंशन लिखोगे, फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। तो पाथ का जो झंझट है वो आपके लिए खत्म हो जाएगा। तो अब बात आती है कि आर की वर्किंग डायरेक्टरी कैसे पता चले। तो आर की वर्किंग डायरेक्टरी पता करना बहुत ईजी। आप क्या जाइए कि आर वर्क स्पेस ओपन कीजिए और वहां पर क्या लिखे, पहले ही कोड लिखिए, गेट WD, गेट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे ही आप इसे क्या करेंगे, रन करेंगे, गेट वर्किंग डायरेक्टरी आप जैसे ही रन करेंगे, देखो यहाँ पर ये मुझे मिल गया, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है। इसी तरह से आपको वर्किंग डायरेक्टरी मिलेगी। तो इसी लोकेशन पे जाके आपने जो एक्सेल फाइल बनाई है ना, उसी लोकेशन पे जाके बस, जैसे यहाँ पर मैं सी यूज़र, ये मतलब डिवाइस नेम और डॉक्यूमेंट्स में जाके मैंने सेव कर दिया बस। तो मैंने जो सेव किया, मैंने सेव किया डेटा नाम से। एक्सेल फाइल थी, एक्सटेंशन था XLSX। तो ये एक्सटेंशन था, तो ये सेव हो गया। सेव करने के बाद क्या करना है, टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर इंस्टॉल रीड एक्सेल। ये पैकेज आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए इस पैकेज को आपको इंस्टॉल करना। पैकेज इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और ब्रैकेट में पैकेज का नाम इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ब्रैकेट में रीड एक्सेल। तो जैसे इसे एंटर करूंगा, इस तरह से एक CRN ओपन हो जाएगा। इस CRN में से आप, यहाँ पर तो कुछ अलग अलग कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं। इंडिया नाम का भी इंडिया नाम का एक कंट्री नहीं, इंडिया कंट्री आएगा। इंडिया में क्या आएगा, बेंगलुरु आएगा। ओके, बेंगलुरु आएगा या भुवनेश्वर आएगा, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप बोलोगे कि इन लोगों में से कुछ सिलेक्ट कर लिया तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनमें से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, अब आपको क्या करना है कि आपको एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करना है, तो लाइब्रेरी, दिस वन मिनट,
लाइब्रेरी ब्रैकेट में रीड एक्सेल, तो आपको ये मैसेज आएगा पैकेज रीड एक्सेल वाज बिल्ट अंडर आर वर्जन। ओके, ये जो भी मैसेज आएगा, इसके बाद क्या करेंगे आप डेटा, ओके, डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या रीड करेंगे आप, तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, एक्सेल फाइल कर रहे हैं रीड, तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल जो फाइल का नाम है विथ एक्सटेंशन, तो फाइल का नाम डेटा मैंने सेव किया था डॉट एक्स एल एस एक्स। ओके, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है ये। जैसे ही आप एंटर करेंगे डेटा लोड हो चुका रहेगा, डेटा आपको देखना है तो डेटा लिखिए और उसके बाद क्या आ जाएगा, आपको डेटा दिखाई देगा इस तरह से। अब यहाँ पर ये डेटा, अब इस डेटा के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये टेबल डेटा है। ओके, क्या है, टेबल डेटा है। तो टेबल डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिक डेटा में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तब जाके हम कुछ काम कर पाएंगे। किसमें कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक डेटा में। तो न्यूमेरिक डेटा में जब हम कन्वर्ट करेंगे तब जाके हम इसका क्या करें, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल पाएंगे। तो अब न्यूमेरिक डेटा में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा जो टेबुलर डेटा है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल असाइन किया डेटा वन नाम से। कौन से नाम से, डेटा वन नाम से। तो डेटा वन में क्या किया, एज डॉट न्यूमेरिक, और मैंने क्या किया, उसे अनलिस्ट किया, क्योंकि उसका जो टाइप रहेगा, जो आप टेबल डेटा इंपोर्ट कर रहे हो उसका जो टाइप रहेगा वो लिस्ट टाइप होता है, लिस्ट होता है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर उसका लिस्ट है। तो क्या करना पड़ेगा, उसे अनलिस्ट करना पड़ेगा और उस फाइल का नाम लिखना है डेटा। ब्रैकेट बंद कर देना, जितने ब्रैकेट्स ओपन हो रहे उतने ब्रैकेट्स आपके क्लोज भी होंगे। एंटर कर देना। अब डेटा वन, अब डेटा वन को मैं अगर कॉल करूंगा तो मुझे मेरा डेटा इस तरह से दिखेगा। अब ये क्या है, ये है आपका न्यूमेरिक डेटा, ये है आपका न्यूमेरिक डेटा। अब इसके ऊपर आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। बात आती है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत क्यों है, आगे डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं अब एक्चुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेकर। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो जो पिछली वीडियो हमारी आई, ओके, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 7 के ऊपर। वहां पर मैंने जनरली सिंपली लिख रखा है कि इट इज कंसेप्ट, थियोरेटिकल कंसेप्ट ओनली। तो पहला क्या होता है, आपको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है। तो हाइपोथेसिस को जब फॉर्मुलेट करना, मैंने बात की थी, नल हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेट होता है। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से या HA से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या है मेरा, नल हाइपोथेसिस ये है कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 15, पॉपुलेशन मीन 15 है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जस्ट उसका अपोजिट, नॉट इक्वल टू 15। अब यहाँ पर मैंने मान लिया है कि जो मेरा नल हाइपोथेसिस है, पॉपुलेशन मीन क्या है, 15 है, तो पॉपुलेशन मीन को जो नोटेशन होता है वो म्यू होता है। तो म्यू तो मैंने ऐसे लिख दिया था MU, मतलब म्यू। यहाँ पर आर में आप इस तरह से लिखिए, क्योंकि ये साइन तो अवेलेबल नहीं है, तो आप MU लिख दिए, MU असाइन कर दीजिए 15। क्यों, क्योंकि हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन मीन 15 है, इसी को टेस्ट करना है। तो मैंने पॉपुलेशन मीन MU म्यू, ये क्या होता है आपका, पॉपुलेशन मीन होता है। तो पॉपुलेशन मीन मैंने सेट कर दिया है कि ये क्या है आपका, 15 है। देन नेक्स्ट, सेलेक्ट द सिग्निफिकेंस लेवल। जो दूसरा स्टेप था, सिग्निफिकेंस लेवल सेलेक्ट करना है। तो सिग्निफिकेंस लेवल का जो सिंबल होता है दैट इज अल्फा, इसलिए मैंने अल्फा को असाइन किया 0.05, मतलब इट इज 5%। तो सिग्निफिकेंस लेवल भी सेट हो गया। तो ये जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इस तरह से लगाए हुए हैं, ये कोडिंग में एक्चुअली लिखना है। तो सबसे पहले जब आप लिखोगे, तो सबसे पहले जो जो प्रोसेस अब तक बताते आ रहा हूँ वैसे उसी फॉर्मेट में उसको लिखते जाओगे। एट द एंड में आपको एक फाइल भी दिखा दूंगा, आपको आइडिया आ जाएगा। देन कलेक्ट डेटा एंड कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिक। कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिक मतलब आपको z की वैल्यू फाइनली निकालनी है। तो z की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम z के फॉर्मूला को ही ध्यान से देखें पहले, तो z के फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, x बार की जरूरत है। x बार मतलब क्या होता है, x बार मतलब जो सैंपल है उसका मीन, x बार मतलब सैंपल मीन, ये याद रख लो। x बार का मतलब क्या होता है, सैंपल मीन। अच्छा, म्यू तो आपको पता है, म्यू तो सभी को पता है कि यहाँ पर म्यू क्या है आपका, पॉपुलेशन मीन। तो म्यू क्या है आपका, पॉपुलेशन मीन। यहाँ पर सिर्फ पॉप लिखता हूँ, पॉपुलेशन मीन। अगर हम s की बात करें, ओके, s क्या है हमारा, एस है हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। एस क्या है हमारा, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। और एन क्या है हमारा, सैंपल साइज है, सैंपल साइज। तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेट करने के लिए। तो अब ये कैसे
तो फाइंड करेंगे हम, तो चलिए यहाँ पर एक्स बार, तो सैंपल, कैलकुलेट द सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स बार मैंने लिख दिया, यहाँ पर आप एक्स लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स बार ज़्यादा क्लियर कॉन्साइज होना चाहिए इसलिए मैंने लिख दिया। एक्स बार असाइन किया मीन डेटा वन, देखो यहाँ पर न्यूमेरिक वाला लिया है, तो मीन एक फंक्शन है जो न्यूमेरिक डेटा सेट के मीन फाइंड आउट करके देगा, इसलिए मुझे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी। अब एक्स बार अगर मैंने कॉल कर लिया तो एक्स बार की वैल्यू ये आई है, ओके। देन एस नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, डेटा के ऊपर अप्लाई किया, न्यूमेरिक डेटा के ऊपर, तो और एस को कॉल किया तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया। तो पहले तो एक्स बार हो गया, स्टैंडर्ड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, म्यू तो मुझे पता था 15, हमने ऑलरेडी इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है 15। अब एस भी हो गया, अब एन बाकी, एन मतलब सैंपल साइज, सैंपल साइज मतलब क्या, जो भी हमारा जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हमने, ओके, हमारे टेबल में, तो कितने हमारे यहाँ पर 49 थे, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पर वो फाइंड कैसे गए, तो लेंथ डेटा वन, लेंथ डेटा वन, तो ये मुझे क्या मिल गया, 49 मिल गया। देन नेक्स्ट कैलकुलेट, देन वही पॉइंट है, कैलकुलेट द टेस्ट है, तो कैलकुलेशन किस तरह से, या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो z असाइन करते हैं एक्स बार, देखो जैसा फॉर्मूला है बस कंपेयर कर, माइनस म्यू होल डिवाइड बाय एस अपॉन स्क्वायर रूट, एस क्यू आर टी मतलब स्क्वायर रूट, तो ये जो अंडर रूट एन है ना उसके लिए स्क्वायर रूट किसका, एन का, कैलकुलेट किया हमें, z की वैल्यू मिल गई 4.818565, बस हमारा टेस्ट स्टैटिक कैलकुलेट हो गया। अब अगला पॉइंट क्या होता है, डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन एंड पी वैल्यू, तो यहाँ पर हम जो अप्रोच रख रहे हैं क्रिटिकल वैल्यू के लिए रख रहे हैं, पी वैल्यू का भी अप्रोच मैं बता दूंगा आपको कि क्या होगा। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, तो कैलकुलेट द क्रिटिकल जेड वैल्यू फॉर द टू टेल्ड टेस्ट, टू टेल टेस्ट, यहाँ पर जो टू टेस्टिंग है वो क्या है, टू टेल है, क्यों, क्योंकि एक बार मैंने बोला था म्यू इक्वल टू 15, दूसरी बार क्या होता है म्यू नॉट इक्वल टू 15, मतलब क्या होता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, इट इज टू टेल टेस्ट, ओके। तो क्रिटिकल वैल्यू, ये हम एक फंक्शन कॉल करेंगे क्यू नॉम, इसके बारे में हम प्रैक्टिकल नंबर आई थिंक 9 में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 9 में आर नॉम, पी नॉम और क्यू नॉम के बारे में बात होती है, ओके। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉम 1 माइनस अल्फा अपॉन टू, अल्फा अपॉन टू, टू से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, इसलिए हमने क्या किया, इसको टू से डिवाइड किया। तो ये फंक्शन याद रखना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, क्यू नॉम यूज करना है 1 माइनस अल्फा अपॉन टू, ओके, किसके लिए, अल्फा अपॉन टू किसके लिए, टू टेल टेस्ट के लिए, ओके। तो क्रिटिकल वैल्यू की क्रिटिकल वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा टेस्ट का रिजल्ट यहीं पर आके हो जाएगा कि हम डिसीजन कैसे ले रहे हैं। तो डिसीजन में क्या करना है, कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट हमें रन करने, कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ और एल्स, इफ एल्स। तो अब यहाँ पर इफ में कंडीशन देनी, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड मतलब जेड स्कोर निकाला जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होगी तो आपको कैट, सी ए टी कैट, ये देखो ये डिस्प्ले करने के लिए, कैट क्या होता है, डिस्प्ले करें, जैसे हम प्रिंट एफ फंक्शन सी में यूज करते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कैट, किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू आ गई तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट दी, ओके। अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया यहाँ पर और कॉमा लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम का वेरिएबल है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो अल्फा इंटू 100, फिर उसके आगे परसेंटेज, क्यों, अभी ये जब से रिजल्ट डिस्प्ले होगा ना उसी तरह से पता चलेगा, फिर से ये जो हमें खुद डिस्प्ले करना है, ओके, जो डिस्प्ले हो रहा है, फिर ये नेक्स्ट लाइन का इंडिकेशन है, नेक्स्ट लाइन में आगे, ओके, ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट लाइन, else cat failed to reject the null hypothesis at the alpha into 100, फिर परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल है इसके आगे, एक्चुअली ये थोड़ा वर्ड साइज बड़ा हो गया था, विंडो साइज कैप्चर नहीं हो पाया, इसके लिए यहाँ पर इसके आगे सिग्निफिकेंस लेवल, ओके, फिर बैक स्लैश एन, वहां पर ब्रैकेट बंद, ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब नेक्स्ट लाइन क्या आता है, इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर देखो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया एट दी 5%, अब ये 5% कैसे आया, ध्यान से समझना, क्या लिखा था मैंने, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा था कि अल्फा इंटू 100, ओके, और इससे पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया था, ये जो आया है देखो, तो ये तो जो मैंने लिखा था रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस,
उसके बाद ये अल्फा सिस्टम जनरेटेड था, उसको मल्टीप्लाई किया था 100 से, फिर कॉमा करके फिर मैंने परसेंटेज में ये सब कुछ लिख दिया था। तो ये जो सिस्टम में हमने अल्फा का वैल्यू सेव किया था उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो दैट इज 0.05 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 बन जाएगा, दैट इज द 5%। तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन करके हमारा इंटरप्रेट करके सिस्टम ने ही रिजल्ट दे दिया है। ओके, हमें कोई ऐसा अलग से बैठ के दोनों वैल्यू को कंपेयर करके डिसाइड नहीं करना पड़ा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, ओके, टू एनालाइज द डेटा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट की तो वो भी कमेंट में लिखे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों